दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य आरोपी उमर नबी के कनेक्शंस अब खंगाले जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक खबर ये भी आई कि उमर नबी जो है वो कहां पर रुका था। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, कई ऐसी सीसीटीवी फुटेज सामने आए जिसमें ये साफ देखा जाता है कि वो किधर मूवमेंट कर रहा था, कहां पे उसने मास्क पहना, कहां पे मास्क उतारा और उसके बाद जो है वो किन किन जगहों पर गया। एक कनेक्शन ये भी सामने आया कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं फैज़ इलाही मस्जिद जो है वहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं और ये जो जगह है ये दरअसल असफ अली रोड है। असफ अली रोड पर हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है ख़ासतौर पे इंक्रोचमेंट को हटाने का, उसको लेकर के बात सामने आई कि जो असफ अली रोड पर ही जो मस्जिद है वहाँ पर उमर नबी जो था उसने 15 मिनट गुजारे थे। अब 15 मिनट उससे किससे मुलाकात हुई, कौन कौन लोग थे, क्या उसने किसी से बातचीत की या सिर्फ वो घूमने के पर्पज़ से आया था, समय काटने के पर्पज़ से आया था, ये अभी जांच का विषय है, इस पर जांच की जा रही है। लेकिन अगर वो यहाँ पर किसी से मिला, किसी से बातचीत की तो जाहिर तौर पर उसके फुटेज जो है वो खंगाले जाएंगे और किससे उसकी मुलाकात हुई उससे बातचीत की जाएगी, उसको हिरासत में लिया जा सकता है। ऐसे तमाम कनेक्शंस जो हैं अब जांच एजेंसियां जो हैं वो निकालने की कोशिश कर रही है। और इस बीच में खबर ये भी आई कि जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा ये आदेश जारी करते हुए कहा है कि PWD तुरंत एक्शन ले, 3 महीने के अंदर जो इंक्रोचमेंट है पूरे इलाके में उसको हटाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन। साल था 2001। पेरिस से एक फ्लाइट मियामी जा रही थी जिसे उड़ाने की कोशिश आतंकियों ने रची थी, जिसके लिए एक बारूदी रसायन का इस्तेमाल किया था जिसका नाम था TAP। TAP का इस्तेमाल किया जा रहा था शू बम के तौर पर और शू बम के जरिए इस पूरी फ्लाइट को उड़ाना था। ये कहानी किस लिए? क्योंकि 2001 से 2025 पेरिस से लेकर राजधानी दिल्ली का सीधा संपर्क नजर आता है। संपर्क है कहानी की पुनरावृत्ति करने की कोशिश, क्योंकि जिस तरीके से I-20 की फ्रंट साइड राइट में टायर के नीचे एक जूता मिला है जिसे बॉम्ब कहा जा रहा है, वो भी बूट बम इस लिहाज से कि डॉक्टर उमर ने क्या इसी TAP की रासायनिक का इस्तेमाल करके दिल्ली को दहलाने के लिए कोशिश की थी। क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट को लेकर के हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर के प्रैक्टिकल किया, वो तब तक इग्नाइट नहीं हो सकता जब तक ऑक्सीजन के साथ फ्यूल नहीं मिलता। तो क्या फ्यूल था TAP और उसे क्या बूट बम यानी जूते के नीचे शू बम के तौर पर रखा जाना था? जांच एजेंसियां अब इस सुराग के सहारे भी मामले की तफ्तीश कर रही है कि क्या बूट बम वो इग्निशन था जिससे ID को बनाया गया और जिसके जरिए दिल्ली के लाल किले के बाहर बड़ा धमाका किया गया था। कैमरा सहयोगी जर्नलिस्ट शर्मा के साथ राहुल डबास। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों से एजेंसियों की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले में नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आई है कि इन सभी आतंकियों ने मिलकर एक वुल्फ पैक नाम का ग्रुप बना रखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ग्रुप रात के 11 से 2 के बीच एक्टिव होता था और जो चैट बॉक्स मिला है उस चैट बॉक्स में जो भी मैसेजेस मिले हैं वो मैसेज जो थे रात 11 से 2 बजे के बीच में थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाहीन इस ग्रुप की एडमिन थी जिसका नाम था अल्फा। उसी के इशारे पर सारे आतंकी काम करते थे। बाकायदा महिला आतंकियों के लिए जो मादा भेड़िए होती हैं उनके नाम पर 2 अलग से कोडवर्ड तैयार किए गए थे। इसके अलावा जो भी जानकारी दी जाती थी, जो बातचीत होती थी, वो कोडवर्ड के जरिए होती थी। वुल्फ आवर में ये सारे आतंकी इन सारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शाहीन का भाई परवेज जो कि इंटीग्रल में सीनियर रेजिडेंट था, वो पिछले 1 साल से वहां पर नाइट ड्यूटी कर रहा था, जो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। यानी कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इस मामले में और भी चौंकाने वाले और खुलासे होने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। जैश के शाहीन मॉडल का खुलासा होने के बाद उत्तर प्रदेश की कई मीट कंपनियां भी अब ATS की रडार पर हैं। दरअसल कुछ समय पहले यहां की कई मीट कंपनियों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा था। तब वहां पर जो सुरक्षाकर्मी तैनात मिले वो कश्मीरी मूल के थे। यही नहीं, इनमें से आधा दर्जन ऐसी मीट कंपनियां हैं जिन्होंने अपने यहाँ जो सिक्योरिटी एजेंसी तैनात की हैं वो भी कश्मीर की हैं। वैसे में इन एजेंसियों को शक है कि कहीं इनका भी कनेक्शन उसी गैंग के साथ तो नहीं।
वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर पहलकदमी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने अंतिम कैबिनेट की बैठक की और कैबिनेट की बैठक में 19 तारीख से विधानसभा भंग करने की सिफारिश पास की। उसके बाद नीतीश कुमार ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और कैबिनेट की सिफारिश को उन्हें सौंप दिया। यानी बिहार विधानसभा 19 तारीख से भंग हो जाएगा और उसी दिन नीतीश कुमार अपना इस्तीफा दे देंगे। मिली जानकारी के मुताबिक 20 तारीख को भव्य समारोह में नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के साथ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेंगे। उस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही एनडीए के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के मौजूद रहने की संभावना है। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से राजनीतिक गतिविधि पटना में काफी तेज हो चली है और अब सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो, एलजेपी हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो। अब देखने वाली बात इसमें यह है कि मंत्रिमंडल में किसको कितना बर्थ मिलता है और डिप्टी सीएम कौन बनाया जाता है, क्योंकि इस बात पर चर्चा पटना में तेज है कि हो सकता है कि दोनों डिप्टी सीएम जो मौजूदा वक्त में हैं वो बदल दिए जाएं और उसकी जगह पर किसी नए चेहरे पर बीजेपी दाव लगाए। तो ये नीतीश कुमार का सरकारी आवास है और यहाँ हलचल काफ़ी तेज है। यानी 19 तारीख को नीतीश जैसे ही इस्तीफा देंगे वैसे ही नई सरकार का एक स्वरूप सामने आ जाएगा और शपथ के बाद तो बिल्कुल वो खाका सामने आ जाएगा कि कौन कौन से लोग मंत्री बनाए जा रहे हैं। सहयोगी अजय सिंह के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सऊदी अरेबिया में एक दर्दनाक हादसा हुआ और उसमें तकरीबन 45 भारतीयों की मौत हो गई। यह हादसा मक्का मदीना के यहाँ महराज की जगह हुआ है जो मदीना से 160 किलोमीटर दूरी पर है। रात को 1:30 बजे के आसपास एक प्रवासी बस भारतीयों को लेकर मदीना के लिए उम्रा के लिए जा रही थी और वहीं महराज में एक डीजल टैंकर से ये बस एक्सीडेंट कर गई और उसमें तकरीबन 45 लोगों की मौत हुई है और कई लोग जो है वो घायल है। केंद्र सरकार ने जो जख्मी हुए हैं उनके उपचार के लिए मदद जारी की है। वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार से मांग की है कि जो जख्मी हुए हैं उनकी पार्थिव को भारत में लाने के लिए मदद की जाए और जो जख्मी हैं उनको मदद के लिए केंद्र सरकार आगे आना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी जारी किया गया है 7997959754 और 9912919545। ये दो नंबर पर जो रिश्तेदार है मक्का मदीना गए हुए वो जानकारी ले सकते हैं और उनको कोई मदद चाहिए तो वो मांग सकते हैं। तेलंगाना सरकार ने भी केंद्र सरकार से अपील की है कि जो जख्मी हुए हैं उनके ऊपर इलाज होना चाहिए। इस घटना से पूरे देश में एक सदमा पहुंचा है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, लेकिन आपको बता दें कि गोरखपुर पहुंचने के पहले ही मुख्यमंत्री ने प्रताप नारायण सिंह जो कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, उनके आकस्मिक निधन पर उनके गांव कालेश्वर गए और शोक संतृप्त परिवार से मिलकर उन्हें शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद ही मुख्यमंत्री का काफिला गोरखपुर के जंगल पौड़िया की तरफ बढ़ा और ताल जहदा गांव में पंपिंग स्टेशन के हो रहे निर्माण को लेकर के मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत दी कि समय से काम को पूरा किया जाए। इतना ही नहीं, उसके आगे मुख्यमंत्री गोरखपुर में जो सर्किल रोड बन रहा है, रिंग रोड बन रहा है, उन कार्यों का भी जो है मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और उसको भी शीघ्र संपादित करने की बात कही। यही आपको बता दें एसएसएफ के द्वितीय वाहिनी के कैंप जो कि 352 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो रहा है, उसके कार्यों में भी मुख्यमंत्री ने तेजी लाने की अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आज रात्रि गोरखपुर गोरक्षनाथ मंदिर में विश्राम करेंगे और साथ ही कल सुबह मुख्यमंत्री का जनता दरबार भी लगेगा। जेबी सिंह, न्यूज स्टेट, गोरखपुर। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। समाजवादी के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की मैक्सिमम सजा सुनाई गई है। ये मामला जो था 2019 में
शहर विधायक आकाश सक्सेना ने करवाया था। इसके अंतर्गत आजम खान और अब्दुल्ला आजम के ऊपर धोखाधड़ी करने के आरोप थे। उन्होंने 2 पैन कार्ड बनवाए थे और उन दोनों पैन कार्डों का उपयोग अलग अलग जगह किया गया था। एक पैन कार्ड जो था उसमें आज अब्दुल्ला आजम की जो जन्म तिथि थी वो उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र के अनुसार थी, और दूसरा जो पैन कार्ड था वो 2017 के चुनाव में इस्तेमाल किया गया था जिससे वो विधायक बने थे। उसमें अब्दुल्ला आजम का दूसरा पैन कार्ड बनवाया गया था जिसमें जन्म तिथि दूसरी दर्शाई गई थी। इस मामले में आजम खान को दोषी माना गया और दोषी करार देते हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। फिलहाल रामपुर कोर्ट से कस्टडी में आजम खान को, मेरे पीछे रामपुर जिला कारागार है, वहां पर लाया गया है और आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अभी रामपुर जिला कारागार में हैं। तो रामपुर से न्यूज स्टेट के लिए दिवाकर गौड़। भाजपा नेता व पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप द्वारा पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे यशोवर्धन के साथ की गई मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है। ये मामला शनिवार को दर्ज हुआ था, लेकिन 2 दिन लग गए दिव्य प्रताप को नामजद करने में। पहले एफआईआर अज्ञात के नाम दर्ज हुई। आपको बता दें कि ये मामला शुक्रवार की रात का है। शुक्रवार की रात पूर्व विधायक चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप अपने फादर के गनर के साथ और अपनी एक गाड़ी को लेकर के राजपुर रोड मसूरी की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर आगे गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते थे, जब जगह नहीं थी उस गाड़ी को रोककर उनके साथ मारपीट की गई। वो पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के पुत्र थे। शनिवार को थाने में तहरीर दी गई और मुकदमा दोपहर बाद तक पंजीकृत हो गया अज्ञात के नाम, जबकि सीसीटीवी फुटेज और ये सब चीज़ें समय से आ चुकी थी, लेकिन फिर भी प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे को नामजद नहीं किया गया। लेकिन तमाम वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में और एक दबाव के बाद देहरादून पुलिस ने दिव्य प्रताप को अभी नामजद कर लिया है। एसएसपी देहरादून का कहना है कि उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के लिए भी पत्राचार शुरू हो गया है और कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई के लिए भी हरिद्वार पुलिस को लिख दिया गया है, चूँकि वो जो सिक्योरिटी वाला था वो सिक्योरिटी गार्ड हरिद्वार पुलिस से आता था। अब ये ताजुब वाली बात है कि 2 दिन भाजपा नेता के पुत्र को नामजद करने में देहरादून पुलिस को लग गए। कांग्रेस ने भी इस मामले पर इस मुद्दे को बढ़ाने के लिए इस मुद्दे को आगे कर दिया है और भाजपा नेताओं की दबंगई को लेकर के कांग्रेस अब मुद्दा बनाने जा रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड की धामी सरकार वाइब्रेंट विलेज को पर्यटन का हब बनाने जा रही है। इसके लिए होमवर्क हो रहा है, एक नीति पर काम चल रहा है। वाइब्रेंट विलेज वो होते हैं जो प्रधानमंत्री की स्कीम में जो बॉर्डर के गांव हैं, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तराखंड की नेपाल और चाइना से लगती है, तो इसी बॉर्डर पर जितने भी कुछ ऐसे गाँव हैं जो खाली हो रहे हैं उनको वाइब्रेंट विलेज के तौर पर चुना गया है। वाइब्रेंट विलेज में तमाम गतिविधियाँ हो रही हैं। होम स्टे से लेकर के पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक नई सिरे से पर्यटन का हब बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। उद्यानिकी, मत्स्य पालन और एग्रीकल्चर की गतिविधियों को वहाँ पर एकीकृत किया जा रहा है और ऐसे कुछ काम वहाँ पर सरकार करने की योजना बना रही है जिससे वाइब्रेंट विलेज में एक पर्यटन का हब दिखे और लोग यहाँ 12 महीने आते रहें। चूँकि हर सीजन में टूरिस्ट का अपना मिजाज होता है। बहुत सारी क्राउड केवल गर्मियों में आते हैं, तो जैसे सर्दियों में अगर वाइब्रेंट विलेज में कोई जाना चाहता है तो उसको वहाँ पर उसके अनुकूल कुछ चीज़ें मिल सकती हैं कि नहीं, इस पर काम हो रहा है। और बहुत जल्द ही जितने भी वाइब्रेंट विलेज हैं इनकी संख्या बढ़ेगी और इनको पर्यटन का हब बनाया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। बद्रीनाथ धाम में पिछले 3 दिनों से तापमान -15 से -16 डिग्री तक गिर गया है, जिसकी वजह से धाम में बहने वाली इस गंगा का पानी भी जम गया है। धाम के निकट पवित्र झील और बद्री झील का पानी भी जम गया है। चारों तरफ पानी जमने के कारण धाम में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इससे पहले धाम में कड़ाके ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 21 नवंबर से धाम में पंच पूजाएं शुरू हो जाएंगी, लेकिन इससे पहले धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं को कड़ाके ठंड से रूबरू होना पड़ेगा। परवीन रावत, न्यूज स्टेट, चमोली।
बागपत में धर्मांतरण का खेल एक बड़ा देखा गया, जिसका सिंघावली पुलिस ने सफल खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दें, खिंदोड़ा गांव से एक वीडियो वायरल होती है जिसमें साफ तौर पर एक व्यक्ति गरीब तबके के जो परिवार हैं उनको धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहा है और साफ तौर पर बता रहा है, जिसमें जो लालच भी दिया जा रहा है, पैसे का भी लालच देते हुए साफ तौर पर देखा गया। वहीं एक शख्स ने उसकी वीडियो बनाई और उसको वायरल किया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ने एक जो रोहित नाम का जो शख्स है वो गिरफ्तार किया है, जो कि झारखंड का बताया गया है। उसके साथ में 2 महिला भी गिरफ्तार की है। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है कि जो लोग हैं इनका कितना बड़ा गैंग है और कितना कहाँ इनके तार जुड़े हुए हैं और किन किन लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं, उनके साथ और कौन कौन है। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं एसपी बागपत ने साफ तौर पर बताया कि ऐसे भी धर्मांतरण के जो भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा सीवी के साथ मैं देवेंद्र चौहान, न्यूज स्टेट बागपत, उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद में आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिली, जब एक पति ने अपनी ही पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दरअसल ये घटना तब हुई जब सीमा ड्यूटी करने के लिए गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के राजनगर जा रही थी और लोहिया नगर पर पति अपने दोस्त के साथ आता है और रमेश ने अपनी ही पत्नी सीमा पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उस हमले में सीमा घायल होकर वहीं पर नीचे गिर गई और उसके बाद लोगों ने निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया। पीड़ित सीमा ने बताया कि उनका कोर्ट में विवाद चल रहा है बच्चों की कस्टडी को लेकर, जिसको लेकर लगातार उसका पति उसे धमकी देता आ रहा है, जिसकी शिकायत समय समय पर पुलिस को की गई, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया और आखिर में सीमा पर उसी के पति रमेश ने आज सुबह लोहिया नगर इलाके के अंदर अपने साथी के साथ आकर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में सीमा की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। बाराबंकी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक पटाखा भंडारण को पुलिस ने छापा मारकर अपने कब्जे में लिया है। मुखबिर की सूचना पर पहुंची बाराबंकी पुलिस ने जो भंडारण था, पटाखा भंडारण था, उसको जब खोला गया, इसके बाद पुलिस तो देखकर तंग रह गई। लगभग 2 से 3 DCM पटाखा जो था उसमें बरामद किया गया है। पुलिस ने उसको अपने कब्जे में लिया है। एक हफ्ता पूर्व जनपद बाराबंकी के टिकैत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक विस्फोट पटाखा फैक्ट्री में हो गया था, जहाँ पटाखा का उसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी और 5 लोग झुलस गए थे। इसके बाद जनपद बाराबंकी पुलिस एक्टिव हुई और हर जगह पे मुखबिर की सूचना पे जहाँ जहाँ पटाखे के भंडार थे वहाँ पे दबिश देना शुरू की। इसी कड़ी में बाराबंकी जनपद की पुलिस ने कल रात में एक पटाखा भंडारण को दबिश देकर खुलवाया तो देखा कि बहुत सारा पटाखा भरा था और ये पटाखा विनोद जायसवाल एक व्यवसायी है उसका बताया जा रहा है। और जब पुलिस मौके पर पहुंची है तो विनोद जायसवाल वहां पे नहीं था, फरार हो गया। पुलिस उसको पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एजेंसियों को एक बड़ा इनपुट मिला है। मैडम सर्जन उर्फ शाहीन के चैट बॉक्स से ये खुलासा हुआ है कि शाहीन को 2 नंबरों से निर्देश वाले मैसेज आते थे। शाहीन ने एक नंबर को मैडम एक्स तो दूसरे नंबर को मैडम जेड के नाम से सेव किया था। खास बात यह भी है कि इन दोनों नंबरों में कोई भी फोटो नहीं लगी थी। मैडम सर्जन के फोन में जो 2 नंबर सेव हैं मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से, अब एजेंसियां ये जानने में जुटी हुई हैं कि आखिर ये दोनों नंबर किसके हैं, क्योंकि इन दोनों नंबरों के सामने किसी का भी नाम दर्ज नहीं है। जुलाई महीने में मैडम एक्स की तरफ से मैडम सर्जन को एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि बहुत जल्द सभी लोगों को मैडम जेड से मिलवाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट बकराड़ा के साथ अविनाश सिंह। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।